हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका फिजिक्स ट्यूटर मुदस्सिर बट। आज है क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पिछली क्लास में हमने बात की थी अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज बेसिकली फोर्स। फिर उसके बाद हमने बात की थी इनर्शिया के बारे में, और फिर हमने देखा था कि इनर्शिया के कई टाइप्स है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उन तीनों को हमने डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो पहले लॉ में हमने देखा था कि हमने डिफाइन किया था फोर्स, और आज हम बात करेंगे ये जो फोर्स है ये बेसिकली आता कहां से है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमको एक टर्म है जिसका हमें पता होना चाहिए, एंड दैट टर्म इज नथिंग बट मोमेंटम। सो व्हाट इज बेसिकली मोमेंटम, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आई होप उससे आप लोगों को अच्छे से अंदाजा होगा कि ये मोमेंटम जो है ये होता क्या है। जैसे जब हम शाम को कहीं बैठते हैं किसी पहाड़ी के पास या किसी बाग में या किसी भी ढलान पे, एंड वहां से स्लो मोशन में स्लोली जो है एयर चलती है, एंड वी से दैट द एयर इज वेरी प्लेजेंट, बहुत प्यारी सी हवा चलती है, स्लो मोशन वाली हवा हमको बहुत पसंद आती है, एंड वी लव दैट मोमेंट, राइट। लेकिन फिर अचानक से अगर यही हवा थोड़ी सी तेज हो जाए और हम घबराने लगते हैं, एंड वी सी दैट कि तूफान आने वाला है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो लेट्स गो बैक, ठीक है ना। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हुआ ये कि जो हवा जो चल रही थी उसकी स्पीड बढ़ गई। हवा वही की वही है, हवा में चेंज नहीं हुआ, लेकिन हवा की स्पीड में चेंज हुआ, एंड ये जो हवा की स्पीड में इंक्रीज जो हुआ, दिस मेड इट डिस्ट्रक्टिव। आप देखते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अभी रिसेंटली कश्मीर में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेज हवा चली थी और सारे के सारे सेब गिर गए थे। दैट इज बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग एयर, जिसको हम लोग विंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एयर का जो स्पीड बढ़ गया था, उस स्पीड से क्या हुआ, ये एयर जो है इसका ये बना हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है एंड इस साइकिल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इन द मीन टाइम हमारे पास एक कार है, उस कार की स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास एक ट्रक है, उस ट्रक की भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तीनों की स्पीड सेम है और तीनों के सामने हमने सेम टारगेट रखा है, ठीक है ना। और तीनों जो है उस टारगेट को हिट कर रहे हैं वन बाय वन। तो आपको बोलना है कि किस शख्स को, किस टारगेट को किस चीज से टकराने के बाद, यानी कि ट्रक से, साइकिल से, कार से ज्यादा नुकसान कब होगा। ऑब्वियसली आप सबका जवाब होगा कि सर ट्रक से। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे तो स्पीड तीनों की बराबर है, लेकिन यहां पे कुछ और चीज अलग है, जो मास, वजन, ठीक है ना। तो जो मास है, मास तीनों का अलग अलग है, उस वजह से इफेक्ट जो है वो अलग अलग होगा। तो दैट मीन्स हम लोग यहां पे ये बोलेंगे कि किस चीज से कितना नुकसान होगा, कितनी तबाही होगी, वो हमें ना तो वेलोसिटी से पता चलेगा अलग से, ना तो मास से पता चलेगा, बट हम लोगों को चाहिए इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि जिसका मास भी ज्यादा हो, वेलोसिटी भी ज्यादा हो, उससे नुकसान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर किसी का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है उससे। सो दैट मीन्स इन दोनों का जो इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और इसी इफेक्ट को फिजिक्स में हम बोलते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्वालिटेटिवली हम लोग बोलते हैं कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। So momentum is defined as amount of motion, a quantity of motion present in a body. ये इसका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। अब चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11th क्लास में है, अब क्वालिटेटिव के साथ साथ हमें क्वांटिटेटिव पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वांटिटेटिवली जो ये मोमेंटम है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये जो मोमेंटम है, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, या एमवी लिख दो आप सीधे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये वाला सीन नहीं है, बट मोमेंटम जो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है, और मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन इज सेम
एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। एंड इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है इसका, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका जो सीजीएस यूनिट है दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इसका सीजीएस यूनिट है और ये इसका जो है एसआई यूनिट है। तो मोमेंटम क्या है बेसिकली? अब मोमेंटम है किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, एंड दिस मोमेंटम इज डिफाइंड क्वांटिटेटिवली एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस पे हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है कि वी हैव अ बॉल एंड द बॉल इज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे एक वॉल है और एक बॉल आती है जिस बॉल का मोमेंटम जो है दैट इज 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड, एंड दिस बॉल स्ट्राइक्स द वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये ऐसे इसको हिट कर रही है एंड उसके बाद क्या होता है, एंड इज डिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, तो इसी एंगल से वापस जाती है ऐसे करके। तो ये हमारा 45 और ये भी 45, तो मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा। हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली यूज करेंगे वेक्टर अलजेब्रा को एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो लेट्स कॉल दिस मोमेंटम एज सपोज P1 एंड लेट्स कॉल दिस P2। यहां से स्ट्राइक हो रहा है और यहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहां पे क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा P, दैट विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा कि अगर हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ एन ऑपोजिट वेक्टर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, दिस इज P2 प्लस माइनस ऑफ P1। अब अगर ये P1 है तो माइनस P1 क्या होगा, माइनस P1 कुछ ऐसा होगा, ये होगा माइनस P1। इसके ऑपोजिट ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। तो अब आप यहां पे देखिए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब ये R होगा, ये हमको निकालना है, राइट। एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज जब हम निकालते हैं रिजल्टेंट, वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। और यहां पे क्या है, यहां पे एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री है, तो यहां पे कॉस वाली टर्म तो आएगी नहीं, ये जीरो हो जाएगा। तो यहां पे जो डेल्टा P होगा दैट इज मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर या P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो P1 स्क्वायर इज 5 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50। So this is approximately 7 because 7 sevens are 49, so this is 7 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था बेसिकली, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो हम लोग सिंपल अलजेब्रा को यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक डायरेक्शन इनटू कंसीडरेशन। तो यहां पे हम लोगों को इन दोनों का चेंज निकालना था, दैट इज P2 फाइनल माइनस P1 दैट इज इनिशियल। अब ये भी प्लस है, अब इसको अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इसके ऑपोजिट से इसको ऐड करूं, दोनों तो एक ही बात है ना, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसका ऑपोजिट वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया, तो ये हो गया हमारा माइनस P1। तो फिर मैंने यहां पे देखा, यहां पे ट्रायंगल बनेगा ऐसा, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। तो ये एक वेक्टर, ये इसका हेड, ये इसका टेल, ये इसका हेड, ये इसका टेल, ये इसका हेड। तो जब ये हेड और टेल कंबाइन होगा तो यहां से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका ये टेल है, ये हेड है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ठीक है ना, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे भी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर एंड दैट विल बी द चेंज, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है एंड cos 90 जो है वो 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे होगा अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर,
P1 भी 5 है, P2 भी 5 है, तो दिस विल बी 5√2 एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7। ठीक है ना, तो 7 kg/s जो है वो इसका क्या बोलते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि हमें खाली निकालना था मैग्नीट्यूड, सो दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो आज का मेन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। Okay, now we'll talk about Newton's second law of motion. So, Newton's second law, and this law is very very important, और इसी लॉ को बोला जाता है रियल लॉ ऑफ न्यूटन या रियल लॉ ऑफ मोशन बेसिकली, क्योंकि इस लॉ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे दोनों फर्स्ट एंड थर्ड लॉ को हम लोग डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस लॉ। अब ये जो लॉ है, इस लॉ को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने बोला था कि जो बॉडी जिस हाल में है वो उसी हाल में रहेगी जब तक उसकी स्टेट, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना होगा जो उसकी स्टेट को चेंज करेगा। सो दैट मीन्स ये जो फोर्स है, फोर्स जो है वो चेंज को कॉज करता है, दैट इज द कॉज, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली उस फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पहले लॉ में हमने देखा था जो फोर्स है वही स्टेट को चेंज करता है, एंड इस लॉ में हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है ये कितना होता है, द क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज बेसिकली गिवन अस बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ हमको ये बताता है कि ये जो एजेंट है जो स्टेट के चेंज को कॉज करता है, दैट इज फोर्स, एंड दिस लॉ, सेकंड लॉ डिफाइंस अस, टेल्स अस, बताता है हमको कि ये फोर्स कैसे होता है और कितना होता है। And this law states that the external force, इसका मैं इंग्लिश वाला स्टेटमेंट आपको बस बताऊंगा क्योंकि आपको याद होगा। It states that the external force applied on a body is directly proportional to rate of change of momentum, right? तो ये क्या बोलता है, हमें ये बताता है कि जो F external है, जो बाहर से फोर्स आता है जिसकी वजह से चेंज होती है स्टेट, that is proportional to dp/dt। ठीक है ना। अब यहां पे हमको इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देन वील फाइंड एन अमेजिंग रिलेशन जो हमको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि पहले लॉ में जो हमने फोर्स डिफाइन किया था जो चेंज को ला रहा है, इस लॉ में हम पढ़ेंगे कि वो फोर्स किसके बराबर होता है। एंड न्यूटन साहब ने बोला कि ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड फिजिक्स में हम लोग देखते हैं जहां कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, वी हैव टू रिमूव इट बाय अ कांस्टेंट। तो यहां पे भी जो कांस्टेंट है, सो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के dp/dt। यहां पे जो k है दिस इज अ कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। सो दैट मीन्स अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी कैन डायरेक्टली से कि ये जो f है और f एक्सटर्नल जो है दिस इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा ये जो p क्या है, p इज मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। सो वी कैन से जो f एक्सटर्नल है, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू d/dt ऑफ mv। अब डिफरेंशिएशन का एक रूल है जिसको अपन यूवी रूल से भी जानते हैं, वो हमको ये बताता है अगर आपको दो टर्म्स की डिफरेंशिएशन करनी होगी तो उसका ये होता है कि पहले वाले को ऐसे रखो, दूसरे की डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखो, पहले वाले की डिफरेंशिएशन करो। सो दिस इज m dv/dt प्लस v dm/dt, दिस इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। अब चूंकि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग ये मानते हैं कि मास जो है, मास इज कांस्टेंट। जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे कभी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग बोलते हैं कि मास भी जो है, मास इज वेरिएबल, जब बॉडी की स्पीड हो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों ने ये इक्वेशन देखी होगी, m इक्वल टू m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। बहरहाल हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हम इतना जानेंगे कि फिलहाल हमारे लिए जो m है, m इज कांस्टेंट, एंड जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इक्वल टू 0। सो dm/dt विल बी इक्वल टू 0। तो अगर dm/dt 0 है तो यहाँ पे जो f है, f एक्सटर्नल, दैट विल बी इक्वल टू m dv/dt ओनली। ठीक है, लेकिन ये तब है जब ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज द रिलेशन,
ये आपको याद रखना है। अगर m कांस्टेंट है तो ये बनेगा, अगर m कांस्टेंट नहीं है तो ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पे होगा m एंड v इज वेलोसिटी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, सो दिस इज इक्वल टू ma, सो f एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो f एक्सटर्नल और सिंपली यू कैन राइट इट f, ये होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां पे हमने देखा कि अगर m कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो, अगर v कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म भी तो जीरो हो सकती है ना। सो वी कैन से अगर v कांस्टेंट है, इफ v इज कांस्टेंट सो f विल बी इक्वल टू v dm by dt। बट फिलहाल हमारे लिए ये सीन नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट f एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो अक्सर होता है बच्चों में 9th में 11th में, कि न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो, हम लोग ये लिखते हैं, नहीं, ये डिराइव्ड केस है। न्यूटन का जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है, F इज इक्वल टू k dp by dt और F इज इक्वल टू dp by dt। तो बेसिक जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमको ये बताता है कि जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड ये जो कंडीशन आती है ये तब आती है जब मास कांस्टेंट है। तो अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज द मोर जनरल फॉर्मूला, और दिस वन m dv by dt प्लस v dm by dt, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन दिया है या ये वाला ऑप्शन दिया है और ये तीनों दिए हैं तो देन यू शुड गो, वैसे ये दो में से तो एक होगा, बट ये तब होगा जब ये एब्सेंट है या ये एब्सेंट है, राइट। सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिकॉज दिस इज द डिराइव्ड केस, एंड इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि मास जो है वो कांस्टेंट है। तो बहरहाल ये जो a है, a इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हैज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जहां से वेलोसिटी वहां से एक्सेलरेशन और वहीं से फोर्स, ठीक है ना। तो जो हम वर्क पर एनर्जी में बाद में पढ़ते हैं, तो फिलहाल हम लोग याद रखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। Okay, now the question number 1 about Newton's second law of motion is that a block of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces. For example, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का मास है 5 kg एंड इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दे बोथ आर परपेंडिकुलर। सो ये फॉर एग्जांपल हो गया हमारा एक फोर्स एंड ये हो गया हमारा दूसरा फोर्स, एंड ये फोर्स है 7 and 24, लेट्स कॉल इट 7 एंड लेट्स कॉल इट 24 न्यूटन। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि यहां पे दो फोर्सेस जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट फोर्स जो होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा एंड वो हम निकालेंगे। तो यहां पे रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 24 इंटू कॉस ऑफ 90। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को सम करना है तो वेक्टर अलजेब्रा से ही होगा, लीनियर अलजेब्रा से नहीं होगा। तो यहाँ पे cos 90 जीरो, तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा F नेट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 9 and 6 15, 5 1 कैरी, 8 8 4 12, 2 1 कैरी, सो दिस इज 625। तो 625 का रूट होता है 25, सो एफ नेट इज नथिंग बट 25 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया इसका मैग्नीट्यूड विच इज 25 न्यूटन। अब हमें निकालना है इसका डायरेक्शन। तो नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी सपोज ऐसे, सो ये हमारा है 25 न्यूटन। अब हमें देखना है इसका एक्सेलरेशन का, सॉरी दिस इज नेट फोर्स एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन होगा बराबर F divided by m, so F is 25 and m is 5, so this is 5 kg meter per second। अब हमें निकालना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये है अल्फा, सपोज रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल अल्फा विद दिस, तो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, tan ऑफ अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज 7 divided by base, so that is 24। So alpha will be equal to tan inverse 7 by 24। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को निकालना था एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ से पहले रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। रिजल्टेंट फोर्स हमने देखा क्योंकि दो वेक्टर्स है तो वेक्टोरियली हम इनको सम करेंगे, तो दिस इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो यहाँ के बाद हमने देखा एफ नेट आया 25, तो एफ नेट आया 25, तो फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए होगा एफ बाई एम, दैट इज 25/5, दैट इज 5 kg/s, और अल्फा जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, so this is 7/24, so alpha will be tan inverse 7 divided by 24. So this was question number 1. Now we'll move to question number 2. Question number 2. So we have basically a block and इस block पे तीन forces apply हो रहे हैं, F1, F2 and F3, and हमें बताना है कि acceleration क्या होगा। देखिए आप सबको पता है कि ये जो फोर्स है, फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उससे क्या होगा कि फोर्स जो है ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, F1, F2 एंड F3, दिस इज एक्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों फोर्सेस जो है इस पार्टिकल पे एग्जिस्ट होते हैं, इस पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है, एंड हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम लोग निकालेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा तीनों का सम। तो जो एफ नेट होगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट। तो F1 है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, F2 जो है F2 इज 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, एंड F3 जो है दैट इज 23j कैप प्लस 3k कैप। अब हम यहां पे देखेंगे आई कैप वाले सारे कंपोनेंट्स अलग से, j वाले अलग से और k वाले अलग से। तो देखिए, तो 3 प्लस 4, और इसमें तो है ही नहीं, तो दिस इज 3 प्लस 4 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 एंड माइनस 20 और प्लस 23 जे कैप एंड प्लस k माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 k कैप। तो ये बनेगा 3 प्लस 4, दिस इज 7 आई कैप प्लस 3 25 माइनस 1 दैट इज 24 जे कैप प्लस 3 minus 2 minus 1 3 minus 3 that is 0 k cap. So we will have net force as 7 I cap plus 24 j cap. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो वो तो हमने निकाला, दैट इज 7i प्लस 24 j cap. अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा f, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम फोर्स आया था। तो दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 625, सो दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स है। अब हमको पता है कि जो फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो विच इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स हमारा है 25, मास हमारा है 10, सो दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है वो कंपोनेंट्स में भी होगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाएगा। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज पूछी गई है और कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स में ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि कभी कभी हमारे पास जो फोर्स आएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पे आया था आई कैप, जे कैप, के कैप, तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्वेश्चन अभी ऐसा भी दे सकता है और डायरेक्टली फोर्स जो है वो भी बता सकता है। तो अगर ऐसा फोर्स है तो आपको पहले निकालना है एफ नेट का वेक्टर फॉर्म, फिर आपको वहां से निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, राइट। या कभी कभी डायरेक्टली मैग्नीट्यूड दिया गया हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी हिसाब से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कंपोनेंट की शक्ल में, फिर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक्सेलरेशन पे था और तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। तो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 5 kg है। इसमें क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अगर आपको पता होगा, सबसे पहली बात, फोर्स जो है, फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट है एंड क्वेश्चन में वहीं से बताया गया है कि फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट।
अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है दे आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला है ये चीज़ क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब एक ब्लॉक पे जब 5 न्यूटन का फोर्स, 5 kg ब्लॉक पे जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो जो हमें निकालना है बाद में वो कितना होगा, तो उसमें क्या होता है, वो ब्लॉक पहले चल रहा होता है 6 मीटर से, उसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 8 मीटर। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। तो यहां से हम लोग ए निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो व्हाट इज v स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 6 स्क्वायर इक्वल टू 2a हमें निकालना है, s हमारा 8 है। दिस इज 100 माइनस 36 इक्वल टू 16a। 100 माइनस 36 हो गया 64 इक्वल टू 16a, सो a विल बी इक्वल टू 64 by 16, so that is equal to 4 meter per second square। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। मास इज 5 kg, तो फोर्स निकल सकता है, फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 5 इंटू 4 दैट इज 20 न्यूटन। तो ये हमारा ए पार्ट था इसका जो हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो ये हमको बताता है कि जब एक इसी ब्लॉक पे जब फोर्स अप्लाई हुआ तो इनिशियली ये चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से और इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड्स। हमको निकालना है फोर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं इस वाले को रब करता हूँ, देन वी विल सॉल्व दिस। अब इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड इस बार टाइम दिया है, टाइम है 3 सेकेंड्स। हमें a निकालना है एंड वी नो द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट v होता है बराबर u प्लस at। यहां से हमको a निकालना है, तो a विल बी इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। v की वैल्यू है 8, u की वैल्यू है 2, t की वैल्यू है 3। दिस इज 6 बाई 3, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फॉर बी फोर्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2, सो दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, फिर उस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीपल करना था एंड विल गेट द फोर्स। तो हमें याद ये रखना है कि जो फोर्स है, फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आएगा बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इन 3 चीज़ों का खेल है ये बेसिकली। तो जो इनमें से पूछा जाएगा बाकी 2 के टर्म्स में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली बात की अबाउट मोमेंटम। सो मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज क्वालिटेटिवली द अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड मैथमेटिकली वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर हमने पढ़ा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमको ये बताता है कि जो फोर्स होता है बराबर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना फोर्स होगा, राइट। एंड फिर हमने वहां से देखा कि जो फोर्स है, फोर्स एंड में निकल के आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्लासिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास जो है, मास इज कांस्टेंट। सो व्हेन मास इज कांस्टेंट सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन आएगा 0, तो फोर्स आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे मैंने पहले भी बोला, असल में जो स्टेटमेंट है दैट इज F इक्वल टू k dp by dt या F इज इक्वल टू m dv by dt प्लस v dm by dt। तो फिर यहां पे खेल शुरू होता है। अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, अगर हमारा v कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो वी कैन से F जो है, F इज इक्वल टू m dv by dt, कंडीशन है m इज कांस्टेंट, एंड F इक्वल टू v dm by dt, कंडीशन है v इक्वल टू कांस्टेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में
दिया जाता है कि ये कांस्टेंट है या वो कांस्टेंट है, वो चीज आपको करनी है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, अगर मास कांस्टेंट है तभी ma होगा, अगर v कांस्टेंट है तब आएगा v dm/dt। फिर उसके बाद हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा कि अगर मास गिवन है तो कैसे हमें फोर्स पता चलेगा, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट वी डिड। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे अबाउट इंपल्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर उसके बाद जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।